रेजोनेंस डिवीजन से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। हम लोग कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और अभी यहाँ पर उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे का विषय उसी से जुड़ा हुआ जो है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी देखें, जो कल डिस्कशन किया उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे दयाराम साहनी के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया। दयाराम साहनी के द्वारा आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा की खोज की गई। इसके अलावा हम लोगों ने रखाल दास बनर्जी का इंट्रोडक्शन लिया। रखाल दास बनर्जी की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जहाँ पर बात की जाए अमलानंद घोष की बात की जाए, अमलानंद घोष की बात की जाए तो ये भी कालीबंगा की खोज से जुड़े हुए हैं। एक से ज़्यादा हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स की बात की हम लोगों ने, जिसने खोज को प्रमाणित किया, सर जॉन मॉर्शल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो सर जॉन मॉर्शल के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा। तो सर जॉन मॉर्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो डिस्कवरी हुई, जो इसकी खोज हुई थी, इसकी जो खोज की गई थी, उसको प्रमाणित किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। प्रमाणित करने से मतलब है रिकॉग्नाइज्ड किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो वो कौन थे? सर जॉन मॉर्शल, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। तो 1924 में इनके द्वारा इसे प्रमाणित कर दिया गया कि भाई जो हड़प्पा खोजा गया है वो एक नई डिस्कवरी है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बना और इसके बाद आगे फिर और खोजें हुई जिसमें बड़े बड़े शहर आपको मिले। तो देखें, यहाँ पर जब विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने कल वाले पार्ट के अंदर जो है नगर नियोजन के बारे में पढ़ा था। नगर नियोजन के अंदर नगरों की व्यवस्थाओं में जैसे उनका जो नगर नियोजन था उसमें घर के बारे में पढ़ा। घर के अंदर क्या पाया जाता था? हर घर के अंदर रसोई घर पाया गया है। रसोई घर के अलावा शौचालय भी पाया गया है। तो घर के अंदर शौचालय बने हुए थे। शौचालय के अलावा वहाँ घरों के अंदर स्नानागार भी बने हुए थे। बाथरूम सिस्टम वहाँ पर था। इसके अलावा देखा जाए तो हर घर में लगभग कुआं पाया गया है। तो कुआं खोदना आसान रहा होगा, पानी कम गहराई पर नदियों के किनारे होने से मिलता होगा। तो बताइए, कुओं का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल किसे कहा जाता है? ये भी हम लोगों का डिस्कस किया हुआ है। सिटी ऑफ वेल किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो हम लोगों ने इस तरह के पॉइंट्स वहाँ डिस्कस किए थे जो नगर नियोजन से रिलेटेड थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न भी कह दिया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न भी कहा जाता है। यहाँ पर एक नाम और डिस्कस करेंगे, सेल खड़ी का, जो कल डिस्कस किया था सेल खड़ी के बारे में। सेल खड़ी किसे कहा जाता है? जिप्सम को कहा जाता है। जिप्सम का प्रयोग ईंटों को जोड़ने के लिए किया जाता था। तो देखें, यहाँ पर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों को किससे जोड़ा जाता था? ईंटों को किससे जोड़ा जाता था? सेल खड़ी से जोड़ा जाता था, जिप्सम से जोड़ा जाता था। दोनों एक ही नाम है। जिप्सम को ही क्या कहा जाता है? सेल खड़ी कहा जाता है। अब देखें, विषय को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला, प्रेतों का शहर, जिसे सिंधी भाषा में कहा गया है वो है मोइनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो है इसे कुओं का शहर कहते हैं। कुओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा स्थापत्य भी मिला, ऐसा प्रमाण हमें मिला जिसे इतिहासकारों ने कहा है आश्चर्यजनक निर्माण। इसे कहा गया है आश्चर्यजनक निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसे आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं? किसे आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं? मोहनजोदड़ो से वो जगह प्राप्त हुई है और उसे कहा जाता है विशाल स्नानागार। ये जो विशाल स्नानागार है
इसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा गया है विद्यार्थियों? इसे कहा गया है आश्चर्यजनक निर्माण। अगर हम यहाँ बात करें तो इसका जो फर्श है, उसकी ईंटों को घिसकर चिकना किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? कि जो बारीक बारीक छिद्र इसमें हो वो बंद हो जाएं, और वो बंद हो जाए तो पानी नीचे रिसना बंद हो जाएगा। तो नीचे का जो फ्लोर बनाया गया है इसका, उसकी ईंटों को घिसकर चिकना बनाया गया है। फर्श के अलावा बात करें तो उतरने के लिए इसमें स्टेयर्स, सीढ़ियां भी बनी हुई है। तो जो आश्चर्यजनक निर्माण है, विशाल स्नानागार जिसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है, उसमें उतरने के लिए क्या स्टेयर्स या सीढ़ियां दी गई है? बिल्कुल, उसमें सीढ़ियां या स्टेयर्स दी गई हैं। आसपास छोटे कमरे बने हैं, जो हो सकता है स्नानागार के साथ कहीं न कहीं एक व्यवस्था रही कि जो ये स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है, ये स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है विशाल स्नानागार, इसके आसपास कमरे, वहाँ पर वस्त्र इत्यादि बदलने के लिए अन्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से बनाए गए हों, तो उसके आसपास छोटे कमरे भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बताइए, कुओं का शहर किसे कहा जाता है? कुओं का शहर कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और एक स्विमिंग पूल की तरह जैसा होता है उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक विशाल स्नानागार दिखाई देता है। यहाँ पर खुदाई में जो प्राप्त हुआ उसी को इतिहासकारों ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा। आपके लिए ये महत्वपूर्ण अप्रोच है। बताइए किस स्थापत्य को या किस सिंधु घाटी सभ्यता में किसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है? विशाल स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है। तो देखें, यहाँ पर जो ईंटों की चार दीवारी है, ईंटों की चार दीवारी है, तो उसमें ईंटों के नीचे बिटुअन की परत भी पाई गई है। बिटुमन की परत क्यों पाई गई है? ताकि जो दीवारों में नमी आने की संभावना रहे वो ख़त्म हो जाए, और इसी वजह से वहाँ पर कोई किसी तरह की गंदगी नहीं फैलेगी, और जो नमी की सूख जाएगी तो दीवारों में नमी भी नहीं रहेगी, दीवारों की मजबूती भी बनी रहेगी। तो बताइए ईंटों के नीचे किसकी परत पाई गई है? बिटुमन कोयले की परत वहाँ पर पाई गई है। तो ये आश्चर्यजनक निर्माण के बारे में आपको मैंने बताया कि वहाँ बिटुमन कोयले की परत वहाँ पाई गई है। आश्चर्यजनक निर्माण के में इसका अपना एक महत्व है। अब देखें, जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में 20 खंभों पर टिकी एक इमारत पाई गई है। तो इतिहासकार कहते हैं ये 20 खंभों के लगभग 20 खंभों पर टिकी हुई जो इमारत है, ये जो स्थल पाया गया है, इतिहासकारों ने अपनी रिसर्च के आधार पर ये कहा ये संभवतः व्यापारिक मंडी रही होगी। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता न होकर व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार इनका मुख्य पेशा था। तो स्वाभाविक सी बात है, व्यापार इनका जो मुख्य पेशा था तो व्यापारी लोगों का अपना बाहुल्य रहा होगा, और व्यापारी लोगों के व्यापार करने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में यहाँ पर मालों का खरीदना बेचना होता होगा। तो ये एक व्यापारिक मंडी रहा होगा। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये व्यापारिक मंडी नहीं, एक धार्मिक सभा स्थल रहा होगा। तो खैर जो भी है, अब उसे व्यापारिक मंडी भी माना जाता है, धार्मिक सभा स्थल भी माना जाता है। 20 खंभों पर टिकी हुई जो ये इमारत है, इसके बारे में दोनों तथ्य माने गए हैं कि ये इस तरह से हो सकता है कि व्यापारिक मंडी रहा हो, धार्मिक सभा स्थल रहा हो, पर 20 खंभों पर टिकी एक बड़ी इमारत या व्यापारिक मंडी का स्ट्रक्चर कहाँ पाया गया? वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है।
मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में अनाज रखने के कोठार भी पाए गए, तो स्टोरेज सिस्टम भी पाया गया, अनाज रखने के कोठार भी पाया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्थापत्य उनमें जो जो मिलता है उसमें अनाज रखने के कोठार भी एक विशेषता है कि कहाँ पाए गए हैं, वो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो में अनाज रखने के कोठार पाए गए हैं। इसके अलावा श्रमिकों की बस्तियाँ पाई गई, ये अन्य उपलब्धियाँ यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार को क्या कहा गया है, आश्चर्यजनक निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे, विषय को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। नारी मूर्तियों की अधिकता। तो यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर, जो मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं उनमें नारी मूर्ति का बाहुल्य मिला है। और नारी मूर्ति की अधिकता मिलना ये बताता है कि निश्चित रूप से हो सकता है नारी मूर्तियों में कुछ तो मातृ शक्ति की मूर्तियां हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मातृ शक्ति की बात की जाए तो नारी के गर्भ से पौधे का निकलता हुआ दिखाया जाना, पृथ्वी को एक नारी के रूप में सम्मान दिया गया है, मातृ शक्ति के रूप में उसकी स्थान दिया गया है। तो नारी के या परिवार की बात की जाए तो नारी मूर्तियों की अधिकता क्या बताती है कि परिवार में महिलाओं का सम्मान था। यहाँ जो परिवार होते थे, परिवार संयुक्त परिवार होते थे, जो नारी मूर्ति की अधिकता से प्रमाणित होता है। मात्र सत्तात्मक परिवारों का प्रमाण है। तो देखें परिवार कैसे होते थे, मात्र सत्तात्मक परिवार। तो जो परिवार की मुखिया है या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था वो मात्र सत्तात्मक परिवार की परिभाषा यहाँ पर हमें मिलती है। इतिहासकार कहते हैं कि नारी का अपना सम्मान रहा होगा और सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार पितृ सत्तात्मक न होकर किस तरह के थे, वो मात्र सत्तात्मक परिवार थे। अब देखिए यहाँ पर जब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो परिवार सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता की बात की जा रही है। सिंधु सभ्यता के बाद वेद लिखने का समय आया, जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ बात की जाए, दोनों की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसे हैं स्टूडेंट, मात्र सत्तात्मक, जो अभी पढ़ा हमने। लेकिन जब वेद लिखे जाएंगे, वो वेदों का समय आएगा, परिवार कैसे हो जाएंगे, परिवार पितृ सत्तात्मक परिवार हो जाएंगे। तो परिवार कैसे हैं, पितृ सत्तात्मक परिवार। जब वैदिक काल का समय आएगा, दोनों में अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार थे, जबकि वैदिक सभ्यता के समय परिवार कैसे थे, पितृ सत्तात्मक परिवार थे। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि व्यापारिक मंडी पाई गई है, अन्य प्रमाण तो खैर मिलते ही हैं व्यापार के वहाँ पर। तो कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जबकि वैदिक एज की बात की जाए तो वैदिक काल कृषि प्रधान सभ्यता था।
तो वैदिक काल का समय कैसा था? कृषि प्रधान, जबकि सिंधु सभ्यता का समय कैसा था? ये व्यापार प्रधान समय था। तो देखें स्टूडेंट्स, हम जब बात कर रहे हैं दोनों सभ्यताओं की, दोनों सभ्यताओं को मैंने कंपेयर कर दिया है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? यह नगरीय सभ्यता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता है। ये ग्रामीण सभ्यता का प्रमाण हमारे पास है। तो वैदिक काल में गांवों का महत्व था, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब देखें यहाँ पर नगरों के रूप में दो नगर बड़े महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थापत्य को कंपेयर करें तो दोनों के दोनों कैसे आपको विकास की दृष्टिकोण से विकसित बड़े समृद्ध नगर प्रमाणित होते हैं। तो आकार की बात की जाए तो दोनों महत्वपूर्ण भी हैं, बड़े भी हैं। हड़प्पा के बारे में तो कहा गया जितना बड़ा हड़प्पा हमें खोज में मिला है उससे कई गुना बड़ा हड़प्पा आधुनिक शहरों के नीचे दबा हुआ है। तो ये अभी संभावना व्यक्त की जाती है कि जितना भाग हमको मिला है उतना उससे तो कई ज़्यादा अभी ज़मीन के भीतर ही दबा हुआ होगा। तो हड़प्पा एक बड़ा नगर था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की बात की जाए तो दोनों बड़े नगर जो विकसित थे, बड़े थे, समृद्ध नगर थे। तो इतिहासकार आज तक ये नहीं बता सके आखिर इस इतनी बड़ी सभ्यता की राजधानी कौन सा स्थल रहा होगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब बात की जाती है तो यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं इनसे दोनों ही इस राजधानी प्रतीत होते हैं। इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब बात कर रहे हैं तो बताइए किन शहरों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी, ट्विन कैपिटल कहा गया है? किसे कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों शहर या दोनों नगर क्या कहलाते हैं? ये जुड़वां शहर या जुड़वां राजधानी कहलाते हैं। बताइए हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात की जा रही है तो उनकी राजधानी कौन से नगर थे? तो उनकी राजधानी के रूप में जुड़वां राजधानी माना जाता है, दोनों को ही कैपिटल माना जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मान्यता है कि ये दोनों ही जुड़वां राजधानियाँ रही होंगी। दोनों ही नगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह के प्रमाण बताते हैं कि किसी की भी इम्पोर्टेंस कम नहीं थी और दोनों इस सभ्यता की जुड़वां राजधानी रही होंगी। अब देखें यहां कपास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलेंगी जो किससे संबंधित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित हैं उसी पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो कपास के संदर्भ में कपास की यहाँ पर कृषि की जाती थी। तो कृषि के प्रमाण तो आपको सबसे पहले मेहरगढ़ से भी मिलते हैं। मेहरगढ़ जो क्या कहलाता है? विश्व का प्राचीनतम नगर। मैंने कल आपको बताया था विश्व का प्राचीनतम नगर जो कितना बीसी पुराना है? 9000 बीसी के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं। तो मेहरगढ़ विश्व का प्राचीनतम नगर, यहीं से सबसे पहले किसके प्रमाण मिलते हैं? कृषि के प्रमाण मिलते हैं, कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में कालीबंगा, क्योंकि मेहरगढ़ तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कालीबंगा से भी सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण, तो खेती की जाती थी, इसके प्रमाण मिलते हैं, कपास के प्रमाण मिलते हैं। तो कपास की खेती भी निश्चित रूप से यहाँ की जाती होगी। तो कपास की खेती के प्रमाण मिले, कपास के प्रमाण मिले। अब देखिए आयात और निर्यात इस सभ्यता की विशेषता रही। आयात निर्यात के लिए किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि यह व्यापार प्रधान
सभ्यता थी, तो व्यापार इनका मुख्य पेशा है। तो आयात निर्यात की जब बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये लोग एक्सपोर्ट करते होंगे, किसको? कपास को एक्सपोर्ट करते होंगे, और कपास के एक्सपोर्ट होने के प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो यूनान में भी मिलते हैं। यूनान में अगर बात की जाए तो यूनान की बात की जाए तो यूनान को वर्तमान में इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रीस देश वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ग्रीस देश वाला क्षेत्र है यह क्षेत्र ग्रीस देश वाला क्षेत्र। यूनान की बात की जाए जो वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, यूनान में जो प्रमाण मिलते हैं, तो यूनान वालों ने जो वहाँ कपास यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी उसे सिंध नदी के किनारे उगने से सिंडन कहा। सिंडन से इंडन बना, और इंडन से क्या बन गया? इंडिया बन गया। संविधान जैसे विषय में एक जब प्रश्न पूछा जाता है, बताइए इंडिया किस भाषा का शब्द है? इट इज़ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो देखिए कैसे भारत का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया भारत का नाम जो पड़ा वो सिंडन से इंडन से इंडिया, इस आधार पर भी ये भारत का नाम ग्रीक भाषा में पड़ा। और यूनान में जो इसको नाम दिया गया कपास को, वो सिंडन कहा गया होगा, क्योंकि यहाँ से कौन सी फसल एक्सपोर्ट हो रही थी? वो कपास थी जो एक्सपोर्ट की जाती थी। कपास का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर रहा होगा जो कि वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो मेहरगढ़ विश्व का सबसे प्राचीन नगर। कपास की खेती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। भारत की बात की जाए तो कालीबंगा से मिलते हैं। कपास को यूनान में क्या कहा जाता था? कपास को यूनान में सिंडन कहा जाता था। सिंडन से ही कौन सा शब्द बना? इंडिया बना। बताइए इंडिया किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। अब देखें सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं, ये मुहरें किसकी बनी हुई होती थी? मिट्टी की बनी होती थी। तो मुहरें मिट्टी की बनी होती थी। मुहरों की बात की जाए तो मुहरों के ऊपर पशुपति शिव भी दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति जो योगी की मुद्रा में है और उसके चारों ओर पशुओं को दिखाया गया है। तो एक व्यक्ति जो योगी की मुद्रा में है, उसके चारों ओर पशुओं को दिखाया गया, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः यह पशुपति अर्थात शिव हैं। तो यहाँ पर एक ध्यानमग्न योगी के चारों ओर पशुओं का दिखाया जाना पशुपति शिव का मुहरों पर होना माना गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो मुहरें हैं, मुहरों पर पशुपति शिव दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी मुहरें मिली जिन पर कुबड़ वाला सांड दिखाया गया है। सांड को क्या बोला जाता है? कुबर वाला वृषभ, या यूं कहें कुबड़ वाला बेल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछा जाए, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु
कौन सा था? तो वो कौन सा था? कुबड़ वाला सांड यानी कि वृषभ। तो वो कुबड़ वाला सांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु था। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी नोटबुक में आप ये जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था? वो कुबड़ वाला सांड यानी ऑक्स यानी कि बेल था, पशु था, वो क्या था? कुबड़ वाला सांड था। तो कुल मिलाकर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु। कुछ जगह मृण मूर्तियां मिली हैं, लेकिन ये मृण मूर्तियां कैसी अवस्था में? बहुत अधिक खंडित अवस्था में। तो इतिहासकार कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद संभवतः यह घोड़े की मूर्ति रही होगी, लेकिन स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिल पाते, क्योंकि मृण मूर्ति जो मिट्टी की मूर्तियों की टूटी फूटी अवस्था में जो मिली है, तो एक अनुमान लगाया गया कि संभवतः शायद हो सकता है ये घोड़ा रहा हो। लेकिन फिर भी मोटे रूप में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो किस पशु को वो नहीं जानते थे, तो वो घोड़े को नहीं जानते थे। अभी तक भी हम ये मानते हैं, क्योंकि केवल कुछ मृण मूर्तियों में खंडित अवस्था में प्रमाण मिले हैं। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में कि अगर हम एक क्वेश्चन और देखें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, बताइए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सिंधु सभ्यता किस पशु से अनभिज्ञ थी, यानी किस पशु को नहीं जानते थे? संभव तो घोड़े को वो नहीं जानते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर देखें, यहाँ पर एक और अंतर फिर नजर आ रहा है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दोनों की बात करें, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड, लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय प्रमुख पशु है। दोनों को कंपेयर किया जाए तो सिंधु सभ्यता का बताइए प्रमुख पशु क्या था? कुबड़ वाला सांड था, यानी बेल था, वृषभ था। लेकिन वहीं पर देखें वैदिक सभ्यता का जो सबसे प्रमुख पशु है वो कौन सा है? तो वो गाय है। गाय को मोक्ष का मार्ग तक कहा गया है, गाय प्रमुख पशु माना गया है। वैदिक काल में गाय के आधार पर समय के निर्धारण तक किए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम जब देखते हैं, वो घोड़े को नहीं जानते थे, घोड़े से अनभिज्ञ थे, लेकिन उनके लिए जो है वैदिक सभ्यता में तो गाय प्रमुख पशु है, लेकिन सिंधु सभ्यता में सांड प्रमुख पशु था। तो यहाँ पर एक दोनों का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर देखेंगे सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो व्यापार प्रधान संस्था है, व्यापार करती है, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? कृषि प्रधान सभ्यता है। अब देखें यहाँ पर सिंधु सभ्यता में खिलौना, बैलगाड़ी भी खुदाई में प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग बात करें कि सिंधु सभ्यता में खिलौना बैलगाड़ी भी खुदाई में प्राप्त हुई है, खिलौना बैलगाड़ी की बात की जाए तो खिलौना बैलगाड़ी में अगर हम उसे ध्यान से देखें तो जो पहिए दिखाई देते हैं, इसका मतलब पहियों का आविष्कार हो चुका था। पहियों के बारे में वो अच्छे से जानते थे। जो पहिए दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ठोस दिखाई देते हैं। तो पहिए कैसे होते थे? ठोस होते थे। पहिए आरेदार, जिसे हम आज के समय पर कहते हैं स्पोक्स कहते हैं। तो पहिए आरेदार या स्पोक्स वाले नहीं होते थे, पहिए ठोस होते थे, पहिए बैलगाड़ी में मिलते थे। ऐसा प्रमाण इसलिए मिलता है कि खिलौना बैलगाड़ी में जो पहिए लगाए गए हैं वो कैसे हैं? ठोस हैं। तो क्या वो पहिए के बारे में जानते थे? बिल्कुल पहिए के बारे में जानते थे। तो ये प्रमाण मिलता है कि थल से
क्या व्यापार होता था? बिल्कुल थल से व्यापार होता था। थल से व्यापार होने का एक प्रमाण क्या मिल रहा है? बैलगाड़ी जो चाहे खिलौना बैलगाड़ी के रूप में ही हो वो प्रमाण मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि के संदर्भ में लकड़ी का बना हल भी प्राप्त हुआ है। तो लकड़ी का बना हुआ जो हल प्राप्त हुआ है कृषि के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। लकड़ी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में हमें लकड़ी का बना हल भी मिलता है। कालीबंगा से लकड़ी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। तो थल से व्यापार के प्रमाण बैलगाड़ी से मिलते हैं। कृषि के दृष्टिकोण से लकड़ी का बना हुआ हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। जल से व्यापार की बात की जाए, जल से व्यापार की बात की जाए तो यहाँ उसके भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोथल बंदरगाह, जब बंदरगाह को आप ऐसे लिखते हैं गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का प्रमाण। तो गोदीवाड़ा क्या है? बंदरगाह है। तो लोथल बंदरगाह के जो प्रमाण मिलते हैं, लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? लोथल बंदरगाह स्थित है गुजरात में। तो लोथल बंदरगाह गुजरात से जल से व्यापार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या थल से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था? बिल्कुल होता था। जल से क्या व्यापार होता था? बिल्कुल होता था। इतिहासकार कहते हैं कि मान लीजिए ये मकान है, इस तरह के खुदाई में जहाँ वहाँ मकान मिले, आपको मैं स्पष्ट बता दूं संयुक्त दीवार न होकर दो मकानों की दीवारें पृथक पृथक होती थी। इतिहासकार कह रहे हैं एक तरफ तो सड़क दिखाई गई है, मान लीजिए सड़कों के प्रमाण मिले हैं, दूसरी तरफ जो प्रमाण मिले हैं वो नदियां हैं, दूसरी तरफ तो ये देखा गया कि नदियों की तरफ जो दरवाजे बने थे मकान में वो बड़े थे, जबकि सड़कों की तरफ जो दरवाजे बने हुए थे वो चौड़ाई के दृष्टिकोण से छोटे थे। तो सुनेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जल से व्यापार के प्रमाण का एक उदाहरण और मिलता है। नदियों की ओर वाले दरवाजे अधिक चौड़े थे। तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा थी, विड्थ ज़्यादा थी, क्योंकि नदियों से जो नावों के माध्यम से माल आता होगा वो यहाँ पर जमा होता होगा, नदियों के द्वारा मार्ग से जो माल आ रहा है वो यहाँ स्टोर होता होगा, आगे थल मार्ग से वो व्यापार के लिए विभिन्न दिशाओं में तरफ जाता होगा। इसीलिए थल की तरफ के जो दरवाजे हैं उनकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रमाण मिलते हैं, जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है वो प्रमाणों के आधार पर किया जा रहा है। प्रमाणों के आधार पर जब किया जा रहा है तो यहाँ पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि व्यापार जल से और थल से दोनों से होता था। जल मार्ग से नावों का प्रयोग भी किया जाता होगा, और थल की बात करें तो बैलगाड़ी के प्रमाण मिले, और निश्चित रूप से व्यापार प्रधान संस्था थी, क्योंकि यहाँ पर कई प्रमाण व्यापार प्रधान संस्था होने का प्रमाण देते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यूनान के बारे में बात की, तो यूनान वर्तमान में एक देश ग्रीस। तो यूनान मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले, तो स्टूडेंट अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात जब की गई है तो मेसोपोटामिया क्या है? वर्तमान में इराक वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कौन सी जगह का क्षेत्र है? वर्तमान में इराक वाला जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया सभ्यता वाला क्षेत्र है। तो मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर भी तो उनको डिकोड किया गया। तो अभिलेख को जब वहाँ डिकोड किया गया है तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग मिलता है, और वो शब्द जो है वो है मेलुहा। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा का प्रयोग किया जा रहा है। मेलुहा शब्द के बारे में इतिहासकार कहते हैं ये सिंधु सभ्यता के बारे में ही कहा गया है। सिंधु
सिंधु सभ्यता को वो किस नाम से जानते थे, सिंधु स्थल को किस नाम से जानते थे, संभवतः मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती है कि मेलुहा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, संभवतः सिंधु सभ्यता के रूप में किया गया होगा। इसके अलावा एक और शब्द का प्रयोग वहाँ पर सभ्यता में मिलता है और वो शब्द है दिलमन। तो दिलमन शब्द का यूनान में जो प्रयोग किया गया होगा दिलमन शब्द का, वो आज का कौन सा देश है, वो आज का बहरीन नामक स्थान है या बहरीन नामक देश है। तो बहरीन की बात की जाए तो बहरीन को वहाँ यूनानी साहित्य, यूनानी अभिलेख जो मिले उसमें क्या कहा गया है, दिलमन कहा गया है। और मेलुहा शब्द का जो उल्लेख है इतिहासकार मानते हैं संभवतः निश्चित रूप से ये जो रहा होगा वो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में रहा होगा। तो मेसोपोटामिया क्या है, वर्तमान का इराक वाला क्षेत्र है। यूनान क्या है, वर्तमान में ग्रीस वाला क्षेत्र है। मेसोपोटामिया अभिलेख यानी मेसोपोटामिया से माल का आदान प्रदान इनका होता होगा। व्यापार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कार्य यहाँ पर इनके वहाँ पर होते होंगे, जो इनके व्यापार का एक और उदाहरण है। अब देखें इनके जो धार्मिक विश्वास थे, क्वेश्चन कैसे बनता है, धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा सिंधुवासी किस धार्मिक परंपरा में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तो जो ऑप्शन भी होंगे उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, कौन सी किस किस की वो पूजा किया करते थे, किस किस में उनका धार्मिक विश्वास था, तो ये पूछे जाते हैं। तो उनके प्रमाणों के फलस्वरूप अगर हम लोग बात करें, हमने कहा है नारी की मूर्तियां, नारी की मूर्तियां मिली। नारी की मूर्तियों को देख करके पता लगता है कि वो मातृ शक्ति के रूप में बनाई गई। तो वो क्या मातृ शक्ति की पूजा करते थे? बिल्कुल, मातृ शक्ति के रूप में पृथ्वी को भी माना उन्होंने। तो क्या वो पृथ्वी की पूजा करते थे? बिल्कुल, मातृशक्ति के रूप में नारी के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है वहां से कि उसमें नारी के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया। इतिहासकार कहते हैं वो पृथ्वी की पूजा करते होंगे, मातृशक्ति की पूजा करते होंगे, नारी के गर्भ से पौधे का निकलना इस बात का प्रमाण है। क्या वो वृक्ष की पूजा करते थे? वर्शिप ऑफ ट्री। तो एक ऐसी मुद्रा भी मिली जिसमें पशु के ऊपर पीपल समान 9 पत्तियां दिखाई गई हैं। तो पीपल समान 9 पत्तियां जो पशु के ऊपर दिखाई गई, पीपल वृक्ष, पत्तियों का दिखाया जाना किस बात का प्रमाण है? वृक्ष की पूजा का। अगर हम यहां देखें, विशाल स्नानागार, ये आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि आखिर ये विशाल स्नानागार जो रहा वो क्या, क्योंकि हर घर में स्नानागार था और एक जो विशाल स्नानागार बनाया गया ये किस संदर्भ में बनाया गया? क्या यहाँ पर धार्मिक अवसर पर स्नान किया जाता था? तो धार्मिक अवसर पर स्नान किया जाता था तो स्वाभाविक सी बात है
निश्चित रूप से बात है। विशाल स्नानागार जल की पूजा का प्रमाण है। क्या वो जल की पूजा में विश्वास रखते थे? तो बिल्कुल, धार्मिक अवसर पर अगर स्नान इत्यादि हो रहे हैं तो जल की अपनी धार्मिक महत्व था, और विशाल स्नानागार के रूप में हो सकता है वो वहाँ पर जल की पूजा किया करते हों। कुछ इतिहासकार कहते हैं हो सकता है यहाँ पर पुरुषों के नहाने की व्यवस्था रही हो या महिलाओं के नहाने की व्यवस्था रही हो, क्योंकि राजा तो इस सभ्यता में उस समय होता नहीं थे, तो हो सकता है धार्मिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो पुरोहित है, हो सकता है पुरोहितों के नहाने की व्यवस्था रही होगी। तो कुल मिलाकर एक मत तो नहीं मिल पाया है, लेकिन ये निश्चित रूप से विशाल स्नानागार के अंदर जल का महत्व तो था, और जल का महत्व था तो वो जल की पूजा किया करते होंगे, ऐसे प्रमाण भी हमें वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में खंडित शिवलिंग मिले हैं। खंडित शिवलिंग किस बात का प्रमाण है? प्रजनन शक्ति की पूजा में, वो प्रजनन शक्ति की पूजा में विश्वास रखते थे, प्रजनन शक्ति की पूजा किया करते थे। तो क्या वो इतिहासकारों के अनुसार प्रजनन शक्ति की पूजा में, वर्शिप में बिलीव करते थे? बिल्कुल, वो बिल्कुल प्रजनन शक्ति की पूजा किया करते होंगे। खंडित शिवलिंग का मिलना इस बात का प्रमाण है। अग्निकुंड का मिलना, अग्निकुंड लोथल में मिले तो अगली कुंड कालीबंगा में भी मिले। तो जो अग्निकुंड मिले हैं वो बताते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से संभवतः अग्नि की पूजा की जाती होगी। तो क्या वो अग्नि की पूजा में विश्वास करते थे? बिल्कुल, वो अग्नि की पूजा में विश्वास करते थे। कुछ जगहों पर ताबीज मिले तो इतिहासकार कहते हैं वो तंत्र मंत्र टोटकों में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि ताबीज में वहाँ पर उस सभ्यता में पाए गए हैं। तो इस तरह से वो किस किस की पूजा में विश्वास करते थे, अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो जो आपके जो अप्रोच बनती है, क्वेश्चन बनता है कि वो क्या मातृशक्ति की पूजा करते थे? बिल्कुल, वो मातृशक्ति की पूजा किया करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या वो मातृशक्ति के अलावा पृथ्वी की पूजा करते थे? बिल्कुल, वो पृथ्वी की पूजा करते थे। क्या वो वृक्ष की पूजा में विश्वास करते थे? बिल्कुल, वृक्ष को धार्मिक दृष्टिकोण से मानते थे। क्या वो जल की पूजा करते थे? बिल्कुल करते होंगे। क्या वो खंडित शिवलिंग की, यानी खंडित शिवलिंग से अर्थ है प्रजनन शक्ति की, क्या वो पूजा करते थे? बिल्कुल। क्या वो अग्नि की पूजा किया करते थे? अग्नि का महत्व था? बिल्कुल था। क्या वो तंत्र मंत्र टोटकों में विश्वास करते थे? बिल्कुल, इसमें भी उनका विश्वास रहा होगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ जो बताया किन किन में सिंधु वासियों का विश्वास रहा होगा, किन परंपराओं में उनका विश्वास रहा होगा, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो देखें यहाँ पर आगे विषय को बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेखन कला। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टूडेंट लेखन कला में इनके पास कोई क्या लेखन की स्पष्ट लिपि थी, क्या कोई स्क्रिप्ट थी, ये स्पष्ट रूप से क्या कुछ लिखते थे? तो यहाँ पर एक लिमिटेशन जो मिलती है वो ये मिलती है कि केवल कुछ ही लगातार सिंबल्स हमें मिलते हैं, है ना। 15-16 सिंबल्स एक साथ लिखे मिलते हैं, इससे ज़्यादा सिंबल्स एक साथ लिखे नहीं मिलते हैं। तो इतिहासकार अपना अनुमान लगाते हैं कि क्या और कैसा उनका लेखन की परंपरा रही होगी। तो लेखन की परंपरा के संदर्भ में स्टूडेंट सुनेंगे कि प्रमाण हमारे पास सीमित है। अब तक 396 पिक्टोग्राफ, लगभग 400 की संख्या में पिक्टोग्राफ की पहचान की गई है। अर्थात यह लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक
लिपि रही होगी। भाव चित्रात्मक का मतलब है हर एक चित्र या यूं कह दें आप लेटर अक्षर जीवन की किसी घटना का प्रतीक होता था, जैसे कि खुशी, दुख हो सकता है, व्यापार का प्रमाण हो। तो जीवन की किसी घटना का प्रतीक, भाव, जीवन के किसी भाव का प्रतीक, वो चित्र या पिक्टोग्राफ, लगभग 400 के आसपास 396 पिक्टोग्राफ की पहचान। सबसे पहले इतिहासकार वेंडल महोदय, ये वेंडल महोदय हैं जिन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। तो सिंधु लिपि को जो पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किया गया वो किस इतिहासकार के द्वारा किया गया? वेंडल महोदय के द्वारा। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की अप्रोच में है, ये एक प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है। वेंडल महोदय के द्वारा सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया। वो जितना इसको समझ पाए 396 पिक्टोग्राफ के बारे में उन्होंने बताया, जो भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार जो कहा जाता है, उन्होंने इस लिपि को जो नाम दिया, इस लिपि को क्या कहा जाता है? बस्त्रोफेदन। और बस्त्रोफेदन जो लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। आपके लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट अप्रोच में बताइए, सिंधु लिपि को क्या कहा जाता है? सिंधु लिपि को स्टूडेंट कहा जाता है बस्त्रोफेदन। तो जो बस्त्रोफेदन है वो प्रथम पंक्ति में राइट टू लेफ्ट, पहले पंक्ति में वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट। तो देखें इतिहासकारों के अनुसार जो उन्होंने अपनी रिसर्च की है, इसमें यहाँ पर आपके लिए दो महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? वेंडल महोदय के द्वारा किया गया। यह भाव चित्रात्मक लिपि है जिसके 396 पिक्टोग्राफ की लगभग पहचान हुई है। ये सिंधु लिपि को क्या कहा जाता है? बस्त्रोफेदन कहा जाता है। तो इतिहासकारों ने जो अपनी रिसर्च दी है, वेंडल महोदय का नाम लिया जाता है इसकी लिपि को डिकोड करने में। तो हमें जितनी सी मात्र सफलता मिल पाई है उसमें हम कुछ चित्राक्षरों की पहचान कर पाए हैं। आज भी स्पष्ट रूप से इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका। अगर स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़ पाते तो निश्चित रूप से हमें कई शब्दों के वजह से लिपि को डिकोड करने से और अधिक जानकारी सिंधु सभ्यता की प्राप्त हो पाती। तो स्टूडेंट्स, हम इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ संस्कारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से संस्कारों के बारे में? तो ज़्यादा संस्कार तो यहाँ पर इस तरह के रहे नहीं होंगे क्योंकि 16 संस्कार तो वैदिक काल में जाकर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक संस्कार की जो बात कर रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूँ मृतक संस्कार की। तो सारे स्टूडेंट्स देखेंगे मृतक संस्कार कितने प्रकार के प्रचलित रहे होंगे? 3 प्रकार। 3 प्रकार में पहला, शव को जलाकर राख, अस्थियां कलश में रखकर गाड़ना। तो देखें
शव को जला दिया जाएगा। अब जो बाकी पार्ट बचेगा, अस्थियां बचेंगी, जो राख बचेगी, जो एश बचेगी, उसको कलश में रख देंगे, एक मटके में रख देंगे और उसको जमीन में गाड़ दिया जाए। एक मृतक संस्कार तो इस तरह का वहां पर प्रचलित था। दूसरा, शव को गाड़ कर समाधि बनाना। तो शव को गाड़कर समाधि बना दी जाती थी। शव को गाड़कर समाधि बनाना ये मृतक संस्कार भी था। तीसरा, शव पशु पक्षी को खिलाकर, तो शव को पशु पक्षी को खिला दिया जाता था। शेष जमीन में गाड़ना। तो शव को पशु पक्षी को खिला दिया और जो हड्डियां इत्यादि बची उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो मृतक संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3 प्रकार के मृतक संस्कार थे। शव को जलाकर उसकी राख अस्थियों को कलश में रखकर गाड़ देना, शव को पशु पक्षी गाड़ कर समाधि बना देना, शव को पशु पक्षी को खिलाकर शेष अस्थियों आदि को जमीन में गाड़ देना। ये 3 प्रकार के मृतक संस्कार वहाँ पर प्रचलित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मैंने तीनों प्रकार के मृतक संस्कार आपके साथ शेयर किए हैं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेंगे, सक्सेस का बेस बनेंगे। अब देखें, आखिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली सभ्यता जो थी उसे हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। हमने लिखा था कि लगभग 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता थी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, वो किन कारणों से हुआ? इतिहासकार कहते हैं संभवतः बाढ़ आई होगी। संभवतः बाढ़ आई होगी। तो इतिहासकारों ने ऐसी 7 परतें यहाँ खुदाई में प्राप्त की जिनमें एक परत में रेत, फिर उसके बाद मिट्टी मिली। तो रेत मिट्टी ऐसी 7 परतें इस बात का प्रमाण है कि हर वर्ष बाढ़ आती होगी, बाढ़ के कारण रेत जमा होती होगी, फिर अगले सीजन में मिट्टी जमा होगी। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती थी। तो इसका ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर बाढ़ तो हर साल आती होगी। तो क्या बाढ़ आने के कारण इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई? बिल्कुल, बाढ़ आई होगी और इतनी बड़ी सभ्यता का पतन होने का कार्य हुआ। इसके अलावा, बाढ़ के अलावा क्या आर्यों का आक्रमण इसका कारण रहा? बिल्कुल, आर्यों के आक्रमण को भी माना जाता है। आर्यों के आक्रमण के बारे में देखिए, आर्य जो थे वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, वो युद्ध प्रिय थे, तो उन्हें युद्ध प्रिय था। इसके अलावा वो घोड़े को जानते थे, हथियारों के बारे में जानते थे। तो संभवतः आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, विवाद हुआ होगा जल को लेकर के, क्योंकि छोटे छोटे बांध बनाकर सिंधु वासियों ने पानी अपने पशुओं आदि के लिए रोका हुआ था। लेकिन वैदिक काल के लोगों को कृषि अर्थात खेतों में पानी चाहिए था, बांध तोड़े गए होंगे और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विवाद इस जल को लेकर ही हुआ होगा। तो कुल मिलाकर वो युद्ध प्रिय थे, तो आर्यों का आक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा क्या भूकंप के कारण इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई? बिल्कुल, इतने सारे शव जमीन में दबे हुए मिलना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी डेड बॉडी मोहनजोदड़ो में एक साथ, प्रेतों का शहर, प्रेतों के टीले के रूप में मिलना, तो ये इस बात का प्रमाण है संभवतः शायद भूकंप आया होगा, हो सकता है कोई युद्ध हुआ होगा जिसके कारण ये नष्ट हुए होंगे। तो ये भी माना गया भूकंप के कारण जलवायु परिवर्तित हुई होगी, जलवायु का परिवर्तन कारण रहा होगा। भूकंप आने से नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जलवायु परिवर्तन में सरस्वती का लुप्त, सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना। तो सरस्वती नदी ने मार्ग बदल दिया अपना, वो पश्चिम की जगह
पूर्व की दिशा में बहने लगी तो जलवायु का परिवर्तन रहा होगा। जब नदियों का पानी नहीं मिल पा रहा होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से पतन हुआ होगा। अब देखें, पतन के अलावा कई शवों में एक जैसे बीमारी के लक्षण पाए गए, तो क्या महामारी भी इसका कारण रहा होगा? बिल्कुल, महामारी भी इसका कारण रहा होगा। बीमारियों के फैलने से भी ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ, सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण स्पष्ट नहीं माना जाता। ये सभी कारण सामूहिक रूप से समय के साथ घटते चले गए और सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना जाए। जब भी आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन मिले तो आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है जो कारण अभी बताए हैं उपरोक्त सभी कारणों से। तो वो जितने भी कारण मैंने अभी आपको ये बताए हैं, इन लगभग सभी कारणों के सामूहिक प्रभाव से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो उपरोक्त सभी कारणों से ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।